अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही सियासी स्पेस ना होने का चैलेंज दरपेश था और जितनी स्पेस मुयस्सर थी अब वो भी जाती दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी वजूद भी सुकड़ रहा है। इस मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई और यूं मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों को विफाक में 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। जैसे ज़मीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाने वाली मखसूस नशिस्तें अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर की गई थी, जिसको आज 6 के मुकाबले में 7 जजेस ने मंजूर किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नजर रिजवी ने मशरूत नजरसानी दरखास्तें मंजूर की। जस्टिस हसन नजर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा कि नशिस्तों की हद तक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड देखकर तय करे किसकी कितनी मखसूस नशिस्तें बनती हैं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 2024 में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्तें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी आईनी बेंच में 6 मई को नजरसानी दरखास्तें मुकर्रर हुई। आईनी बेंच से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी 6 मई को दरखास्तें मुस्तरद करके अलग हुए, जबकि आज 17वीं समाअत में जस्टिस सलाउद्दीन पनहूर ने केस सुनने से माजरत की। आज इस केस की समाअत काफी जारहाना रही, जिसमें एतराज उठाए जाने पर बेंच टूटा। एक जज की अलहदगी के बाद 10 जजेस ने समाअत शुरू की तो उन पर भी एतराज उठाया गया और जब इस एतराज को रद्द किया गया तो बेंच के जजों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान के दरमियान शदीद तर्क कलामी देखने में आई। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत के आगाज में ही जस्टिस सलाउद्दीन पनहूर ने केस सुनने से माजरत कर ली, जिससे केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। समाअत के आगाज में जस्टिस सलाउद्दीन पनहूर ने कहा कि अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है, जरूरी है कि किसी फरीक का बेंच पर एतराज न हो। हामिद खान के दलाइल से जाती तौर पर रंजीदा हुआ या जिस पर जानिबदारी के इल्जाम से तकलीफ हुई। अवाम में यह तासुर जाना कि जज जानिबदार है, दुरुस्त नहीं। इस मौका पर वकील हामिद खान ने इस इकदाम का खैर मकदम किया, जिस पर एक बार फिर तकरार शुरू हो गई। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस ज़मीनुद्दीन खान का कहना था कि यह खैर मकदम करने का मामला नहीं, जबकि जस्टिस जमाल बंदोखेल का कहना था कि हामिद खान साहब, हमने आपका लिहाज करके आपको मौका दिया, लेकिन आप दलाइल देने के हकदार नहीं। इस तल्ख मुकालमे के बाद समाअत को 10 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। 11 रुकनी बेंच टूटने के बाद 10 रुकनी बेंच ने जब दोबारा समाअत का आगाज किया तो एक बार फिर बेंच के जजेस और वकील हामिद खान के दरमियान शदीद जुमलों का तबादला हुआ। समाअत के दौरान हामिद खान ने कहा कि मिसालें मौजूद हैं, आप ये समाअत नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस बंदोखेल ने कहा, कहां लिखा है हम केस की समाअत नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट रूल्स में दिखाएं कैसे नहीं कर सकते समाअत। जस्टिस बंदोखेल ने कहा कि अगर आपने दलाइल देने हैं तो दें, वरना वापस कुर्सी पर बैठ जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट है, मजाक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। आप अच्छे वकील हैं, मगर आप जो यहाँ कर रहे हैं अच्छे वकील का रवैया नहीं है। हामिद खान ने जवाब दिया, आपको कोई हक नहीं ऐसी बात कहें, आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूँ, आप मेरे कंडक्ट पर बात कैसे कर सकते हैं? जिस पर जस्टिस बंदोखेल ने तंबीह की कि ऐसा नहीं कि हमें सख्ती करना नहीं आती। इस मौका पर हामिद खान ने जस्टिस बंदोखेल से मुकालमा करते हुए कहा, आप दूसरों को बात नहीं करने देते, सुन तो लें, इज्जत से बात करें। हामिद खान ने जस्टिस जमाल बंदोखेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप गुस्से की हालत में हैं, ये समाअत ना करें। इस पर जस्टिस बंदोखेल ने जवाब दिया, माइंड योर लैंग्वेज, मैं किस हालत में हूं मुझे मालूम है, मैं इस इदारे की खातिर अपनी वालदा की फातिहा खानी छोड़कर आया हूं, आप मजाक पर तुले हैं। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने हामिद खान से इस्तफसार किया, आपने गुज़िश्ता रोज मेरे मेंटोर काजी फाइज ईसा का नाम लिया, सिटिंग जजेस पर इल्जामात आयद किए, आपको किसने हक दिया? आपने कल सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया। अहम बात यह है कि इस फैसले के सियासी मुज़मरात भी इंतहाई अहम होंगे। जब कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी हैसियत मजीद कमजोर होगी और नून लीग और इत्तेहादियों के लिए सादा अक्सरियत तक पहुंचना मजीद आसान हो जाएगा, वो भी बगैर पीपल्स पार्टी के। अगर नंबर गेम की बात की जाए तो इस वक्त कौमी असम्बली में नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 70, MQM की 22, आफ लीग की 5, IPP की 4, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त है, जबकि 4 आजाद अरकान हैं। इस तरह हुकूमत और इत्तेहादियों की तादाद 218 है और 19 मखसूस नशिस्तें मिल जाने के बाद यह तादाद 237 हो जाएगी, जबकि अवाम में सादा अक्सरियत के लिए
169 का नंबर दरकार है। इस नंबर में से अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी को माइनस भी करती है तो हुकूमत और इत्तेहादियों का नंबर 162 होगा, यानी सादा अक्सरियत में 7 सीटें कम। अगर केपी असम्बली की बात हो तो 145 के बाद में अक्सरियत के लिए 73 का फिगर चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 58 नशिस्तें हैं, अपोजिशन अलायंस के पास 52 का नंबर है, जबकि आजाद अरकान की तादाद 35 है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विफाक और सूबे में अपनी पार्लिमानी हैसियत को बरकरार रखना बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी रिलीफ के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, तो मकबूलियत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कबूलियत अभी भी नापैद है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म की डील या पसे पर्दा मुज़ाकरात की तमाम कयास आराइयां दम तोड़ती जा रही है। इस मुतालिक आज भी एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आया, जिससे इस अमर की भी तस्दीक हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़तदरा के दरमियान डील तो दूर की बात, कोई बातचीत भी नहीं हो रही। अहम बात यह है कि यह तस्दीक आई भी आला तरीन सतह से है, जब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खुद इस इम्कान को मुस्तरद किया कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात या पसे पर्दा राब्ते हैं। DGISPR की जानिब से BBC उर्दू को 18 मई को दिया गया इंटरव्यू आज नशर किया गया, जिसमें उन्होंने फौज को सियासत में मुलविस ना करने का मुतालबा करते हुए कहा कि फौज सियासी जमातों से नहीं बल्कि रियासत से बात करती है और जिसकी हुकूमत होती है वही रियासत होती है। एक तरफ ये दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुक़तदरा से बची कुछ उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। दूसरी जानिब कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे दिनों और अच्छी खबरों का फुकदान ही दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस मिल नहीं रही, कानूनी रिलीफ भी नापैद है, तो दूसरी जानिब अंदरूनी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाउस इन ऑर्डर नहीं है। हालिया दिनों में अलीमा खान के जो बयान आए, अली बिन गंडापुर के बयान आए और जुनैद अकबर के जो बयान आए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए इंतशार की तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल से कैसे निकलेगी और मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा, बात करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है, कितना बड़ा धचका है यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बहुत शुक्रिया समर, आपने मौका दिया। हम इसी की उम्मीद कर रहे थे। हमें यही खौफ था कि फैसला हो चुका हुआ है और अब ये सिर्फ उस फैसले को अनाउंस करने के लिए एक ड्रामा जो है वो कोर्ट रूम में रचाया गया है। एक दो बातें हैं। जिस तरीके से अदलिया को डिसमेंटल किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उसके बाद ये रियासत जो है हमारी ना आईनी रही है, ना कानूनी रही है और ना जमहूरी रही है। देखने को तो या कहने को कहना चाहिए कि इसने ये लुबादे तो तमाम ओढ़े हुए हैं कि हम आईनी, कानूनी और जमहूरी रियासत है, लेकिन ये एक खोखलापन है और ये खोखलापन जो है ये बिल्कुल अयां है, सबको नजर आ रहा है। ये रियासत अपनी ये तमाम हैसियतें जो हैं ये खो चुकी हुई है और आज ये रियासत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वर्चुअली एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर हो गई है और वही इस मुल्क में ट्रेडिशनली आपको पता है कि जो आज की जो लेजिस्लेचर है वो तो हमेशा एग्जीक्यूटिव की घर की बांधी रही है और लेकिन अब अदलिया का जो एक आजाद अदलिया का जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी खत्म कर दिया गया है। सो अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। प्रोफेसर साहब, इस फैसले के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सियासी इंप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो जाहिर है हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ गई है हुक्मरान इत्तेहाद के पास, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद कमज़ोर हुई है। तो अब आपका क्या है लाएअमल आगे का? पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 3 इसके जो है वो सियासी इम्प्लीकेशन है फौरी तौर पर। एक तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उनका जो इत्तेहाद है वो मजीद मजबूत हो गया है। नंबर 2, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ गई। नंबर 3, जो केपी में आपकी गवर्नमेंट है वो शायद मजीद कमज़ोर हो जाए, क्योंकि वहाँ जो अपोजिशन की सीटें हैं वो 52 पे चली गई हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो 93 हैं। वो भी अब इंडिपेंडेंट ही शायद तसव्वुर होंगे आज के फैसले की इंटरप्रटेशन के मुताबिक। तो 73 का वहाँ पे मैजिक नंबर है, तो 21 नंबर वो आपसे दूर रह गए हैं भी आपके इंडिपेंडेंट, तो वो तो नकब लगा सकते हैं बड़े आराम के साथ वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके पास मज़ीद सीटें आ गई हैं। ये बिल्कुल आपने ये कहा कि न्यूमेरिकली जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मज़ीद बढ़ी है। वो आपने ये कहा अब इनको जो लास्ट 26वीं आईनी तरमीम वो पास करवाने के लिए जो इनको हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े थे वो शायद ना करने पड़े। और केपी की जो आपने बात की है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वहाँ हमारी हुकूमत सिक्योर है बिल्कुल।
अच्छा। वो उस हुकूमत को नहीं, मुझे यकीन है कि उसको नहीं हिला सकते। हाँ, ऑपोज़िशन वहाँ मज़बूत होगी, सो वो एक अपना जो एक आईनी किरदार होता है उसको वो ख़त्म करे। अब हमारे पास इसको चैलेंज करने के लिए और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। तो केपी में तो ऑब्वियसली बड़े ये लोग मसले-मसाइल चल रहे हैं रूफ हसन साहब, वहाँ तो बड़े मसले-मसाइल चल रहे हैं। मैं इस पे बात हमने बाद में करनी थी, लेकिन चूँकि केपी का ज़िक्र चल गया तो पहले इस पे ज़रा बात कर लेते हैं कि वहाँ तो गंडापुर साहब ने तो खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा उनकी तरफ से आया था कि खान साहब को माइनस कर दिया गया है, तो उस पे उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा आई डैम केयर, मैं खान साहब के अलावा मुझे किसी की परवाह नहीं है, तो इतना सख्त रद्द-ए-अमल आया। तो वहाँ पे एमपीएज़ हैं, ज़ाहिर है उनकी एक अटैचमेंट है खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ, तो ये रद्द-ए-अमल वहाँ पे मज़ीद नहीं बढ़ेगा। फिर उसके अलावा जो जुनैद अकबर खान साहब हैं, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ केपी के, वो भी मीडिया पे ऑन द रिकॉर्ड आके कह रहे हैं कि गंडापुर साहब ने उन्हें कॉर्नर कर दिया हुआ है। तो बड़े इशू चल रहे हैं वहाँ पे, बड़े इख्तिलाफात चल रहे हैं, उसमें तो गवर्नमेंट आपकी मज़ीद वल्नरेबल नहीं होगी आज के इस फैसले के बाद मज़ीद? समर साहब, पहले तो मैं आपका ये जो खान साहब को -1 करने का जो है काम, ना हो सकता है, ना हुआ है, ना हो सकता है। अब हाँ, पीटीआई जो है, खान साहब ही पीटीआई, खान साहब का वोट बैंक है। उनको कोई माइनस नहीं कर सकता। उनकी बहन को लेट्स लग रहा है कि लेट्स वो फॉरगेट माइनस दैट। कर दिए गए हैं। लेट्स फॉरगेट दैट। वो एक देखिए बहन का एक प्यार जो है भाई के लिए लाज़मी बात है। उस वक़्त एक ये बजट का मसला जो था वो फ्रेश था, हालाँकि बजट पास होना था, हर सूरत में होना था और खान साहब ने भी बाद में एंडोर्स कर दिया है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो उनकी जो टीम है वो उनको ब्रीफ करेगी और ये प्रोविज़नल पास किया बजट हमने। पॉलिटिकल कमेटी ने भी इसको प्रोविज़नली एंडोर्स किया था, क्योंकि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के बगैर बाद अगर इस बजट में कोई भी चेंज करनी पड़ती है तो वो की जाएगी। हत्ता कि ये कि अगर खान साहब कहें कि असेंबली डिसॉल्व कर दें तो वो भी की जाएगी। अल्टीमेटली खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है वही हमारे लिए अगला आगे जाने का रास्ता होता है और कुछ नहीं होता। तो फिर ये और गणापुर साहब का जो रद्द-ए-अमल आया है जहाँ तक अलीमा खान आपने साहिबा के जुमले के ऊपर, उस पे ज़रा बात कीजिएगा। नहीं, मैं अली मैंने कहा है ना, वो मैंने ऑलरेडी किया है कि जी वो लाज़मी बात है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, बहन है उनकी और जिस हालत में खान साहब को रखा नहीं, हुआ है वो भी जो आपको पता गंडापुर है। साहब का रद्द-ए-अमल था, उनके इस बयान के ऊपर। गंडापुर साहब ने कहा जी कि मैं खान साहब के अहकामात को फॉलो करूँगा और वही जो अहकामात आएँगे खान साहब के उनको फॉलो किया जाएगा, वो सब करेंगे, वो सिर्फ गंडापुर साहब नहीं। अच्छा, पीटीआई का हर फर्द जो है खान साहब के अहकामात को फॉलो करने का पाबंद है तो और ये वो बताएँ करेगा। तो ये बताएँ आज के फैसले के बाद तहरीक-ए-इंसाफ का अगला लाएमल क्या होगा? चूँकि आपकी जानिब से, पार्टी की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है फैसले के ऊपर, उसमें तो आप कह रहे हैं कि आपका एतमाद अदालतों पे नहीं बल्कि आपका एतमाद जो है वो अवाम पर है। तो क्या फिर आप अवाम की अदालत लगाने जा रहे हैं? कोई तहरीक इफेक्टिवली चलाने जा रहे हैं? चूँकि तहरीक इससे पहले भी आप इफेक्टिव तहरीक नहीं चला सके, जो भी है आपने चलाई भी, वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सके जो कि आप चाहते थे। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि आपका एतमाद सिर्फ अवाम के ऊपर है? देखिए समर, ये जो फैसला आने के बाद जो डायनामिक्स हैं चेंज हुए हैं, उस सिलसिले में मेरा ख्याल है पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास जो है वो कन्वीन किया जाएगा और उसमें ये डिस्कस किया जाएगा, एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया जाएगा, थॉरोली डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद एक लाया अमल तश्कील देने की कोशिश की जाएगी। खान साहब ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी हुई है। वो उन्होंने 2 वीक के लिए आगे कर दी थी, आपको पता है, बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन इन द रीजन एंड इन पाकिस्तान। लेकिन तो वो जुनैद अभी अकबर उनकी खान कॉल साहब आनी जो है, कि पाकिस्तान हमारी तैयारी जो तहरीक-ए-इंसाफ है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं कि मेरा डीसी मेरी बात नहीं सुनता। वो कह रहे हैं मैं कैसे तहरीक चलाऊँ? सर वो कहने की बातें होती हैं सर, जब वो तो चलानी पड़ी तहरीक इख्तियारात तो का बड़ा रोना रो तहरीक रहे चल हैं। जाएगी। सुन ले। तो ये सब चीज़ें जो है डिस्कस होंगी और ये जो चीज़ें जो हमारी आरा में इख्तलाफ है थोड़ा-सा कुछ लोगों की आरा में, बिल्कुल, वो इंटरनल फोरम्स का मसला है, वो इंटरनल फोरम के ऊपर उनको डिस्कस करके उनको लेकिन वो टीवी पे सॉल्व आके किया ये जाएगा। ये सब वो बातें कोई मसला पब्लिकली नहीं हो है, रही हैं। वो अलीमा खान कोई साहब ने प्रॉब्लम बात नहीं, की, नहीं होनी पब्लिकली चाहिए। की, गंडापुर साहब ने बात पब्लिकली की, नहीं होनी पब्लिकली आके चाहिए। की, जुनैद अकबर साहब ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, वो पब्लिकली आके दिया सारा। पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। ये बातें पार्टी के बारे में जो होती हैं, ये इंटरनल फोरम्स के ऊपर होती हैं अच्छा, और हमने ये बात हो बताएँ गई है हमारी। ये बताएँ कि कोई तजवीज़ चल रही है कि सियासी कमेटी के खात्मे के हवाले से, कि सिर्फ़ कोर कमेटी ही मामलात को लेकर चले आगे फैसले करे, सियासी कमेटी को ख़त्म किया जाए? ये आपको कहाँ से इत्तला मिल गई है? ऐसा कोई मस मुझे तो नहीं पता कि ये काम हो रहा है। वो क्यों खत्म आपसे होगी जानना चाह पॉलिटिकल रहे हैं, कमेटी? ऐसी कोई चीज़ है या नहीं हाँ? है तजवीज़ ऐसी कोई? नो, 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 नॉट एट ऑल। द डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो पॉलिटिकल कमेटी है। कोर कमेटी जो है उसको हम ऑन बोर्ड लेते हैं, सारा कुछ उनको बताते हैं और उसकी सही। अप्रूवल भी लेते हैं। या अच्छा, इस फैसले के बाद तहरीक-ए-इंसाफ क्या जाएगी मुज़ाकरात की जानिब, के जो बची-कुची आपको मिल रही है सियासी स्पेस वो रिटेन की जाए, उसे वो सिक्योर की जाए? हुकूमत से करेंगे बातचीत? चूँकि अब तो DGISPR ने भी कह दिया कि जो बातचीत करनी है आपने गवर्नमेंट के साथ करनी है, सियासी लोगों से करनी है, हम कोई बातचीत या ऐसा हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी कंटेंशन समर इस सिलसिले में बड़ी क्लियर है, काफ़ी देर से बिल्कुल क्लियर है। खान साहब ने बसा औकात उसका इज़हार भी किया है कि जी हम बातचीत उनसे होती है जिनके पास ताकत होती है और ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में नहीं है, वो कहीं और है।
हमने हमने हमेशा ये कहा है कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं और हम आज भी यही चाहते हैं। और मेरी कंटेंशन आपको पता है, मैं बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि सियासी जमात के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि जी वो बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश करे, आगे बढ़े। ये पीटीआई की पोज़ीशन थी, पीटीआई की पोज़ीशन है। हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो और मामलात का जो हल है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म हल जो है, वो तलाश किया जाए और लेकिन उसकी कोशिश एस्टेब्लिशमेंट तो हम कह रही पहले है भी हमने की है और बात अब नहीं भी करनी, हमने बात नहीं करनी किसी सियासी जमात के साथ। वो कह रहे बात आपसे करनी है तो वो आप सियासी लोगों से आपको बातचीत करना होगी, तो करेंगे फिर सियासी लोगों से आप बातचीत? क्योंकि वहां से तो ना होगी आपको हमारी तो बात हमारी नहीं करेंगे हमारी आपसे। कंटेंशन वही है कि बातचीत उनसे होती है जिनके पास ताकत होती है, जो फैसले कर सकते हैं। तो वो उनके साथ तो बातचीत होगी। अगर वो सियासी सही। जमात का कैमोफ्लेज डालना चाहते हैं तो वो और बात है। वो पहले भी कुछ अर्सा पहले उसकी बात हुई थी। तो वो करना चाहते हैं तो वो कर ले, लेकिन असल जो बातचीत होगी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होगी और ये बातचीत होनी चाहिए। बहुत लेट हो गई। अब आपके पास ज़ाहिर है एक कार्ड है, आप तहरीक चलाएं, और लग रहा है कि आपके पास अब वाहिद इफेक्टिव कार्ड तहरीक का ही रह गया है। इस तरफ आपने आने का फैसला जो आपने किया कि आप जल्द आएंगे, तो वो तहरीक भी अगर नताइज हासिल नहीं कर पाती किसी भी वजह से, तो क्या फिर असम्बलियों से बाहर आने का ऑप्शन है कि असम्बलियाँ जो है वो वहाँ से आप लोग बाहर आ जाएंगे जिस तरह पहले आपने इस्तीफे दिए थे, छोड़ी थी? समर इस वक़्त जो हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। सही जो है। मैंने पहले भी कहा है, वो हम डिस्कस करेंगे आइंदा 1-2 दिनों में, कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे और वो तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं उनको हम ज़ेर बहस लाएँगे जो कि इस वक़्त मौजूद हैं और उसकी बेसिस के ऊपर एक प्रपोज़ल बनाया जाएगा जो फिर खान साहब के साथ डिस्कस किया जाएगा। उनकी अप्रूवल ले जाएगी तो उसके बाद फिर हम उसको पब्लिक डोमेन में भी उसका उसको उसकी यानी कि उसकी उसका ऐलान कर देंगे। जो ऑप्शंस आप कंसीडर कर रहे हैं उसमें ये ऑप्शन भी ऑन द टेबल है आपके पास असम्बलियों से निकलने वाला? अभी फैसला नहीं हुआ उसका? नहीं, ऐसी कोई बात टेबल के ऊपर नहीं है, अभी तो बातचीत का आगाज़ करना है, अभी हम आज फैसला सही है। आया है। इस किस्म का कोई ऑप्शन हमारे पास टेबल के ऊपर समर नहीं है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हुकूमती रद्द-ए-अमल जानेंगे और तज्ज़िया भी शामिल करेंगे कि अब हुकूमत कौन से बड़े फैसले करेगी आज के मखसूस नशिस्तों का फैसला अपने हक में आने के बाद। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की जानिब से आज आने वाले मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। इस मजबूती के बाद हुकूमत के आइंदा के लिए अहम बड़े आईनी इक़दाम क्या होंगे? क्या अब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की तरफ फौरी तौर पर बढ़ेगी? और साथ साथ कुछ अहम सियासी मामलात भी हैं जो कि इस फैसले के साथ जुड़े हैं। ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बड़ी कमज़ोर हो सकती है आने वाले दिनों में इस फैसले की वजह से, और विफाक के अंदर भी कुछ अहम हुकूमत को अचीवमेंट्स हो सकती है, बड़ा फ़ायदा हो सकता है सियासी तौर पर कि जब पीपल्स पार्टी पर डिपेंडेंस हुकूमत की जो है वो मजीद कम हो सकती है। बात करके हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं कानून इंसाफ के साथ। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सबसे पहले तो ये बताया कि हुकूमत का जो लेजिटिमेसी क्राइसिस था, जो लेजिटिमेसी का मसला था, वो कम हुआ है या मजीद बढ़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ी खुशाइन बात है कि वो फ़ैसला जो पेशावर हाई कोर्ट का था और वो फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उन ऑनरेबल जजेस ने, जिसमें आइन में या कानून में कोई ऐसी शुनीद नहीं मिलती, उसकी सपोर्ट जो है वो लेंट नहीं होती, और एक तमाम तर फ़ैसले को उस पार्टी को के हक़ में दे दिया गया जो शायद उनके पास मौजूद भी नहीं थी, उनके सामने भी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी खुशाइन बात है। जब तक आपने इस तमाम तर मामले के ऊपर जिस तरह आप कह रहे हैं कि शायद हमारी सपोर्ट कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी वटेवर, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इत्तेहादी हैं और जितनी भी जमातें हमारी इत्तेहादी हैं, जिसमें सबसे बड़ी जमात हमारे इत्तेहादी में पीपल्स पार्टी है, तो बिल्कुल वो हमारे साथ हैं और उन पे एनएसआर कम होना या ज़्यादा होना ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी एज इत्तेहादी, और बतौर इत्तेहादी वो उन्होंने बजट में भी हमें सपोर्ट किया और दीगर चीज़ों में भी वो सपोर्ट करते हैं और रैशनल के साथ करते हैं। ये नहीं कि हुकूमत कुछ भी कह दे तो वो मान जाते हैं। वो तो जितने भी इत्तेहादी हैं वो अपना तमाम तर मामला देखते हैं और उसके बाद उनका अपने जो व्यू है वो हुकूमत के सामने रखा जाता है। और जहाँ आपने मिसाल का हवाला दिया कि जी उनको वो दे दिया गया जिसके वो हकदार नहीं थे पिछले फैसले के अंदर, तो आज वो आप कह रहे हैं कि फैसला जो है वो दुरुस्त हो गया है, लेकिन ये भी एक नई एक प्रेसिडेंट सेट नहीं हो रही, एक नई मिसाल कायम नहीं हो रही कि 8 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच का फैसला, यानी 8 जजों ने जो फैसला दिया था
तहरीक इंसाफ के हक में आज 7 जजों ने उस फैसले को रिवर्स किया है रिव्यू के अंदर आकर? नहीं, देखें, एक तो जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप खुद देख लें कि आर्टिकल 175A, आर्टिकल 190, 191 जो है आईने पाकिस्तान का, वो उस पर वाज़ेह है कि वैसे जनरली इससे पहले तो यही होता था कि अपील के बाद जब रिव्यू होता है तो उसमें एज़ क्लोजली एज़ पॉसिबल जो वो बेंच है वो वही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और उसकी डायनामिक्स चेंज है और जिनको जजेस को ऑप्ट किया गया है उस कमेटी ने, तो ज़ाहिरी बात है कि ये एक नया मैकेनिज़्म है। आईनी बेंच का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये इसी हवाले से है। तो जो 7-6 का फैसला जो आया है वो आपके सामने है, क्योंकि उसमें 2 जजेस तो वही थे जो उस ओरिजिनल बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने फ्रॉम द वेरी आउटसेट जो है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा हम अपना फैसला तब्दील नहीं करेंगे और उसके बाद वो फिर किसी समात में नहीं बैठे। लेकिन ज़ाहिरी बात है उनका एक नोट तो आएगा। दीगर जजेस ने भी और दीगर जजेस जो हैं उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा डिसेंट किया है, कुछ अपना मौक़िफ़ भी वो सामने रखेंगे। लेकिन वो फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, जो ओरिजिनल फैसला बहाल हुआ है, जिसमें पीटीआई का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि पीटीआई उस टाइम पीटीआई ने तो कोई क्लेम ही नहीं की सीटें, ना सुप्रीम कोर्ट में की ना वहाँ पे की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। पार्लियामेंट में उनके अपने चेयरमैन ने जो है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी अपनी जमात का तो निशान मौजूद था। लेकिन वो क्लेम करने चले गए इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 51 एंड 106। वो उन्होंने कहा जी सीटें हमें दे दी जाएं। उनको किस तरह दी ये भी एक नई मिसाल होगी ना, ये भी एक नई मिसाल होगी कि प्रोपोर्शन से ज़्यादा सीटें जो है वो किसी जमात को मिल जाएं। मसलन एक पार्टी की केपी के अंदर अगर 5 जनरल नशिस्तें हैं, उसे 7 जो है वो मखसूस नशिस्तें मिल जाएं, यानी जनरल से भी ज़्यादा उसे मखसूस नशिस्तें मिल जाना, ये भी तो एक बड़ी जो है एक नई मिसाल कायम हो रही है। ये उस वक़्त के जो ऑनरेबल जजेस थे जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, 12 जुलाई 2024 का फ़ैसला जो था, कम से कम उनको मैं ये समझता हूँ, अगैन ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है एज स्टूडेंट ऑफ लॉ, कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। मैं इसीलिए इसको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि काश क्या ही बेहतर होता कि ये तमाम तर मामला, क्योंकि उनके सामने एक केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था, उस जमात को उन्होंने सीटें दे दी जो उनके सामने मौजूद नहीं थी और वो क्लेम कर रही थी, जो कि जिसने कोई एक सीट पर भी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था। क्या ही बेहतर होता कि तमाम तर मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया जाता, तमाम सियासी जमातें या सियासी जमातों के हेड जो पार्लियामेंट में मौजूद थे वो सर जोड़ के बैठते, कोई ना कोई एक बेहतर हल निकालते। लेकिन एक कंप्लीट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने मुतारिफ करवाया, मेरे ख्याल से उससे तमाम तर जो आइन के तकाजे थे वो तो पूरे नहीं हुए। और इफ एनीथिंग जो कानून के अंदर जो सपोर्ट लेंट होना होती है किसी आइन के आर्टिकल की, किसी कानून के सेक्शन की, वो मौजूद नहीं थी और आउटराइटली जो है वो सीटें किसी उस फरीक को दे देना जो उनके सामने नहीं है, तो ये भी ज्यादती थी और इससे पहले इसकी भी शुनीद नहीं मिलती। और उसे भी दे देना सीटें ज़्यादा कि जिसका शेयर बहुत थोड़ा बनता था, तो इस पर आप कह रहे हैं कि ये ठीक है? देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मैं ये कहता हूँ कि आर्टिकल 51 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से अब जाहिर बात है जो जमात जिसने कंटेस्ट नहीं किया, 5 सीटों वाली जमात जो है वो 5 सीटों वाली जमात जो है वो 12-13 पे चली जाए तो ये ठीक है मामला। फिर उन जमातों का क्या कसूर है जिन जमातों ने कंटेस्ट किया है, और जो जमात एग्जिस्ट करती थी, जिसका अपना चेयरमैन एग्जिस्ट करता है, जिसका अपना निशान एग्जिस्ट करता है, उसने जब एक टाइम लाइन के अंदर, एक टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कोई रिजर्व सीट्स की एक भी मुझे नॉमिनेशन दिखा दें कि रिजर्व सीट्स में या अकलीती, और अकलीती की तो बात ही ना करें, अकलीती तो वो क्लेम कर ही नहीं सकते थे। उनकी अपनी जमात के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो अकलीतों को नहीं मानते, या अकलीतें उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। चलें, आप ये बताएं मुझे कि इस फैसले के ज़ाहिर है बहुत सारे सियासी असरात होंगे, बड़ा एक सियासी इसका हमें इम्पैक्ट जो है वो केपी के अंदर भी नज़र आ सकता है। ऑब्वियसली अब इस फैसले के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे, जो 57-58 जिन्हें तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया गया था, वो भी इंडिपेंडेंट ही कंसीडर होंगे, तो तकरीबन 93 के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट के साथ उनकी गवर्नमेंट केपी के अंदर इस वक्त कायम है। और गंडापुर साहब से ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल वफाकी हुकूमत को रहते हैं, नून लीग को काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या वहाँ पे कोई इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश की जाएगी? चूँकि अब आपकी जो अपनी सीटें हैं अपोजिशन की वो चली जाएंगी, कोई 51-52 पे आप लोग चले जाएंगे, तो तकरीबन 21 सीटें आप लोग दूर हैं, जो मैजिक नंबर है केपी में अचीव करने के लिए, उससे आप 21 सीटें दूर हैं। तो पीटीआई के अंदर भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी ज़रा बन सकता है, आप तो वो सारे आज़ाद हो चुके, तो ऐसी कोई अटैम्प्ट की जाएगी वहाँ पे? देखिए, मैं इस तमाम तर चीज़ पे यही कहूँगा कि कबल अज़ वक्त है, जब तक एक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आ जाता, तमाम जजेस की जो इवन के डिसेंट उन्होंने किया है ऑन वेरियस पॉइंट्स,
वो सामने नहीं आ जाता, तो मैं उसको पढ़े बगैर या उसको देखे बगैर आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता। और उसकी वजह यह है कि ये कहना बहुत इट्स टू फार अहेड कि ये हो जाए, तो ये मफरूज़ों पे तमाम तर चीज़ जो है वो बेस कर रही है कि ऐसा तो यही नजर आ रहा है, हो जाएगा, यही नजर आ रहा है ना कि जब उन्हें मखसूस नशीस्तें नहीं मिली तो वो सारे इंडिपेंडेंट जो है वो तस्वर किए जा रहे हैं, तभी उन्हें मखसूस नशीस्तें नहीं मिली। अगर वो केपी में तहरीक इंसाफ के कंसिडर किए जा रहे होते आईनी तौर पर, तो फिर वो मखसूस नशीस्तों के हकदार होते। ना मिलने का मतलब तो बड़ा वाज़ेह यही है कि वो इंडिपेंडेंट ही कंसिडर हो रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट की हुकूमत है वहाँ पे, तो उसमें तो देखें यही तो इशू है कि कहीं बता दें कि तहरीक इंसाफ ने कभी ये सीटें क्लेम की हों लीगली स्पीकिंग। ज़बानी जमा खर्च तो टीवी पे आके तो बहुत कुछ कह दिया जाता है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू या बयानात के थ्रू, लेकिन ये बताएं ना कि कहाँ पे क्लेम की गई वो सीटें लीगली स्पीकिंग। वो कोई पिटिशन दिखा दें मुझे कि वहाँ पे किसी पिटिशन के थ्रू जो है कहा गया हो कि ये सीटें हमारी हैं, ये सीटें हमें जानी चाहिए। वहाँ पे तो कोई ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई ना, वो फरीक मौजूद था वहाँ पे। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई, सुन्नी इत्तेहाद अगर एक टाइम लाइन के अंदर अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहम नहीं कर सकी, तो एक इलीगैलिटी को बैक इन टाइम जाके उसको क्लियर नहीं किया जा सकता या उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी कितनी जजमेंट्स मौजूद हैं कि आप किसी को इतने ग्लेयरिंग मिस्टेक हो, इलीगैलिटी कमिट हुई हो, तो उसको जाके इन द पास्ट या वापस जाके उसको करेक्शन का मौका नहीं दिया जा सकता। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अली बिन गंडापुर साहब की हुकूमत को विफाक से या नून लीग से कोई खतरा नहीं है फिलहाल। देखिए, मैं आपकी के शो में मैंने ये बात इसका जिक्र हुआ था कि अगर बजट पास ना होता तो फिर एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन आपने देखा कि बिल्कुल वो आप ही के शो में मेरे ख्याल से सबसे पहले जिक्र हुआ और आप ही ने ये सवाल किया था, क्योंकि माशाल्लाह आप एक जय्यद सहाफ़ी हैं और एक अपना मकाम रखते हैं, तो आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है मामलात पे। तो उससे पहले ऐसी सूरत हाल पे आने से पहले केपी सूबे ने ना सिर्फ बजट पेश किया बल्कि उसको पास भी कर दिया। तो सबसे पहले तो केपी ने पास कर दिया, तो मैं समझता हूँ उस नौबत पे हम पहुँचे ही नहीं। तो फिल वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अगर बात हो तो वो उस सूबे की हुकूमत देखेगी, वहाँ पे जो अरकान मौजूद हैं वो देखेंगे। फिल वक्त हमारे एंड पे तो ना उसका कोई लेना है ना कुछ देना है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम फिर अब आ रही है, चूंकि 2/3 अक्सरियत आपको मिल गई है। देखिए, मैंने आपसे पिछली दफ़ा भी गुजारिश की थी समर साहब के अभी फ़िल वक्त हमारे एंड पे तो किसी 27वीं तरमीम पे जो है कोई काम नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा ये खारिज इम्कान नहीं है, क्योंकि अगर ज़रूरत महसूस की गई तो ब्रॉडर कंसेंसस रीच करने के बाद कसरत राय के साथ इत्तेफाक राय कायम करके इसी हाउस ने करना है और इन्हीं बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने करना है, सेनेट ने और नेशनल असेंबली ने। किसी और की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस तो नहीं है। जाहिर है कोई आईनी अदालत की बात चल रही है कि एक अलग से कोई आईनी जो है वो अदालत बन जाए, उसके जजों की कोई उम्र के तयन की बात भी चल रही है। तो ये 27वीं तरमीम का आज जिक्र भी हुआ है इस केस की समाअत के दौरान भी। हामिद खान साहब ने कहा है कि ये इसलिए हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है कि ये कोई 27वीं तरमीम की तैयारी कर रहे हैं। उनको अगर पता हो तो पता नहीं उनको ये क्यों एक आइडिया ऐसा आया है। अभी हमारे एंड पे मैं क्योंकि खुद वजारत कानून के साथ मुंसलिक हूँ, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसा चीज़ नहीं डिस्कस की जा रही फिल वक्त। खारिज इम्कान नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब ज़रूरत महसूस की गई, अगर हमने समझा कि मज़ीद बेहतरी आ सकती है अदल के निज़ाम में, इंसाफ के निज़ाम में, तो यही पार्लियामेंट है, यही सेनेट है, यही नेशनल असम्बली है, इन्होंने ही करनी है। कोई फरिश्ते तो आके नहीं करेंगे, इन्हीं अरकान असम्बली ने करनी है, अरकान पार्लियामेंट ने करनी है। तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी इन्हीं की है। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट से ये लेजिस्लेचर का काम है। तो खुदारा इस लेजिस्लेचर को अपना काम तो कम से कम करने दिया जाए। ये नहीं कह सकते कि लेजिस्लेचर ना कानून साजी करे ना आईनी तरमीम करे। मुझे बताएं फिर लेजिस्लेचर क्या करे। सही है। पीपल्स पार्टी के साथ आपने जैसा शुरू में बात की कि मामलात ठीक ही चलेंगे आगे, चूंकि अब आप 5-6 सीटें आप दूर रह गए हैं सादा अक्सरियत से बगैर पीपल्स पार्टी के। देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और बड़ी इत्तेहादी जमात है, वन ऑफ द मेजर एलाइज जो हमारी इस हुकूमत में हैं। हम बिल्कुल उनकी सपोर्ट के साथ हैं। हमारा एक अच्छा उनके साथ वर्किंग रिलेशन है। उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो भी दूर करते हैं। इस बजट ही को देख लें, इस बजट के अंदर भी देखें आउटराइट सपोर्ट को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं है।
वो बिल्कुल हमारे इत्तेहादी हैं और वो गाए बगाए अगर कोई बेहतर मुस्बत चीज़ हो तो वो हमें आगाह करते हैं। तो ये बताएं मुझे, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से भी करते हैं, इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से पॉलिसी क्या होगी? ज़ाहिर है हुकूमत मजीद मजबूत हुई है, तहरीक इंसाफ मजीद कमज़ोर हुई है आज के फैसले के बाद, तो क्या फिर से उन्हें इंगेज करने की कोशिश करेंगे कि वो आएँ मुज़ाकरात की मेज़ पे आपके साथ बातचीत करें? इस मामले पर भी अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बातचीत अगर हो तो ऐसी कोई एफर्ट करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे ऐसी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कह लें या दीगर जो अरकान हैं जो उस पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं या जाहिर करते हैं कि हम उस पार्टी से हैं, उनको खुद चाहिए कि अब थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। वो जो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे, आज तो दो टोक अल्फाज में DGISPR साहब का भी इंटरव्यू और वो खबर शाया हुई है। उन्होंने कहा कि जी कम से कम फ़ौज को और इदारों को आप सियासत में मत घसीटें। और तहरीक इंसाफ का ये वतीरा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुतवातिर तौर पर इदारों को टारगेट किया और उसके साथ साथ वो यही चाहते हैं कि इदारे किसी न किसी तरह, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का इदारा हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान का इदारा हो या दीगर कोई इदारा हो, वो ये चाहते हैं कि इदारों को सियासत में मुलविस किया जाए। हालांकि ये इदारों का काम नहीं है, इदारों का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में उनका अपना रोल डिफाइंड है। अब तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो सियासतदानों से खुद बात करे और एंगेज करे और जाहिर करे कि वो रिसेप्टिव हैं, वो एंगेज करना चाहते हैं, वो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, तो बिल्कुल हुकूमत एंगेज करेगी। आपने देखा कि बजट के टाइम पे भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं गौहर अली खान साहब, उनसे भी मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। इसी तरह दीगर लोगों से भी जो अपोजिशन बेंचेस थे उनसे खुद जाके वो मिले। अब इससे ज़्यादा और क्या करें? इससे ज़्यादा हम और क्या लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजें कि हम तो सियासी मफाहमत पे, सियासी जो मसाइल हैं उनका सियासी हल सियासी बैठकों में ही तलाश होना होता है और इसी तरह सियासतदान मिलकर हल करते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपने गुफ्तगू बुलाया कि वज़ीर मुल्कत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए ओपन है, लेकिन तहरीक इंसाफ को खुद से मुज़ाकरात या बातचीत की ख्वाहिश का इजहार पहले करना होगा, उसमें दिलचस्पी शो करना होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, तजदीद शामिल करेंगे कि आज के इस फैसले के मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। बात करके प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर फारूक साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ेकार हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि कितना बड़ा धचका है आज का ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए, कि ऑलरेडी सियासी मैदान के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कट टू साइज हुई है, लेकिन अब पार्लियामान के अंदर भी उसका हजम जो है वो मजीद जो है वो कम हुआ। ज़ाहिर उनको एक्सपेक्ट वो कर रहे थे कि ये हजम बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ सका। KP के अंदर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेटबैक हुआ है, वहाँ भी अपोजिशन तकरीबन कोई 20-21 सीटें उनसे दूर रह गई है। जी, बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसलिए क्योंकि एक तो कानूनी तौर पर देखा जाए, समर, अगर आप पिछले साल 12 जुलाई 2024 का फैसला देखें, एक तो उस पर अमल दरामद हुआ नहीं। वो फैसला ज़रूर आया था, लेकिन उसके अंदर भी जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला दिया था, वो बहुत से कानूनी या आईनी दायरों से बाहर जाकर दिया था। और उसमें एक सवाल बहरहाल PTI की जानिब से, जिस पर तमाम एग्रीमेंट तमाम जजेस आई थिंक वो करते भी रहे, कि जो 39 और 41 का फर्क है, उसके हवाले से तो जजेस एग्री करते रहे। लेकिन जाहिर बात है, जो एक इशू था कि जिस तरह से एक स्पेस क्रिएट की गई और आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन जाके स्पेशल टाइम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, और जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट था, जो आज भी मैं समझता हूँ जज साहिबान उठाते रहे, कि देखिए SIC को तो ये नशिस्तें मिल नहीं सकती, तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर नहीं सकती। SIC पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा अपने निशान के ऊपर। जाहिर बात है वो इसको और चीजों से भी रिलेट करते रहे। अब इसके अंदर जितनी भी कानूनी तावीलें आप पेश कर लें, नेट रिजल्ट तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे आता है। और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ये कहती है कि ये निज़ाम हुकूमत जिस तरह चल रहा है, इसको बाय फार एक बहुत बड़ा आज एक गेन हुआ है। और अब जो तिश्नगी 26वीं तरमीम के बाद रह गई थी, मेरे ख्याल में अब शायद आने वाले चंद दिनों के अंदर या कुछ अरसे के अंदर 27वीं तरमीम भी की जाएगी, और उसका जो डिविडेंड है वो फिर जारी बात है बहुत हद तक बहुत सी जगहों पर जाएगा। ज़ाहिर है इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हुकूमत की जो ग्रिप है वो मज़ीद मजबूत होगी। हुकूमत मज़ीद आज मजबूत हुई है, न्यूमेरिकली भी 2/3 अक्सरियत उनके पास आ गई है, जैसे आपने खुद जिक्र भी किया 27वीं आईनी तरमीम का भी, कि आप वो किसी टाइम भी ले आएंगे। और साथ साथ ज़ाहिर तहरीक इंसाफ कमज़ोर हुई है, हुकूमत का पीपल्स पार्टी पे इन्हिसार जो है वो मज़ीद कम हो गया, 5-6 सीटें वो दूर रह गए हैं सादा अक्सरियत से।
तो इसके आपको क्या लग रहा है, सियासत पे क्या असरात पड़ेंगे? तहरीक इंसाफ को मजीद हुकूमत दीवार के साथ लगाएगी ये मजबूती या स्ट्रेंथ मिलने के बाद, या अब मामला बातचीत की तरफ जाएंगे? तहरीक इंसाफ को रियलाइज होगा कि माली वसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे पहले कि मजीद नुकसान हो, बातचीत कर ली जाए। देखिए समर, मैं काफ़ी अरसे से ये बात आपके सामने कर रहा था कि जो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो तहरीक-ए-इंसाफ की पोज़ीशन यहाँ पर थोड़ी-सी उसमें कमज़ोरी तो थी ही, लेकिन सियासी तौर पर भी तहरीक-ए-इंसाफ के जो फ़ैसले थे वो कोई दानिशमंदाना फ़ैसले नहीं थे। और उसके नतीजे में बहुत से मसाइल का सामना भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को करना पड़ा है। उनको शायद ये चाहिए था कि इस बात को पहले रियलाइज़ कर लेते, उन्होंने नहीं की। इस वक़्त और शायद वो इस ज़ोन में भी थे कि क्योंकि क्योंकि हम वैसे बहुत ताकतवर जमात हैं, तो निज़ाम हमारे आगे घुटने टेक देगा या हम कोई इतनी बड़ी तहरीक चला लेंगे जिससे निज़ाम तलपट हो जाएगा। वो अभी तक तो हुआ नहीं। आज तहरीक-ए-इंसाफ के पास वो कैटलिस्ट है नहीं और जिससे कोई बड़ी तहरीक बन सके। ना ही तहरीक-ए-इंसाफ कोई सियासी इत्तेहाद बनाने में कामयाब हुई। या तो पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो कभी भी तहरीक-ए-इंसाफ गेन नहीं कर सकी पिछले ऐसा ढाई ही है। 3 साल के अंदर। तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे मजबूर हो उनसे बात करने पर? और फ्रैंकली दूसरी साइड पर तो कोई विलिंगनेस है नहीं। हुकूमत ने जो भी बात उनसे करनी है, हुकूमत ने सिर्फ़ उनसे बात फ़रोही मामलात पर करनी है। कुछ सब्सटेंटिव पॉलिटिकल डायलॉग तो होगा नहीं। अम, जो मैं दोबारा कहूँगा, जो बिल्कुल दुनियावी मामलात हैं कि ये हो गया, वो हो गया, खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, उनमें भी वक़्त ज़ाया किया जाएगा। मुझे और आपको पता है कि जो मुल्ला खान साहब से मुलाकातें हैं, उनका ताल्लुक किसी कानून या अदालती फैसले से नहीं है। उनका ताल्लुक एक पॉलिसी से है जो कि रियासत पाकिस्तान की है और जो एस्टेब्लिशमेंट की है नेचुरली। और इमरान खान साहब से गुफ्तगू एस्टेब्लिशमेंट ना पहले करना चाहती थी, या ना दरमियान में करना चाहती थी, ना आज करना चाहती है। और जो मैं समझता हूँ एक गलतुल आम एक चीज़ फैलाई गई कि जी खान साहब को कोई ऑफ़र्स दी गई हैं या कि आप चुप कर जाएँ, आप निज़ाम को एक्सेप्ट कर लें और बाहर आ जाएँ। मैं हमेशा कहता था कि ये निहायत ही बचगाना किस्म का तज्ज़िया है और बचगाना ख़बर है कि खान साहब जैसी शख्सियत से क्या कोई ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि उन्हें कहें कि आप चुप रहें और बाहर आ जाएँ? और क्या खान साहब कभी चुप रहेंगे? और क्या खान साहब को कोई बाहर आने के लिए कहेगा? या खान साहब को कोई मुल्क से बाहर जाने की ऑफ़र सही। करेगा? ये तमाम बातें तो वक़्त ज़रूर ज़ाया किया गया है इमरान खान साहब का और नए-नए उनको लारे दिए गए सही। हैं, ट्रक की बत्तियाँ उनको दिखाई गई हैं, बट अदर देन दैट कुछ भी नहीं हुआ। मुनीफ साहब, रियलिटी चेक के तौर पर देखा जाए तो ये फैसला कितना बड़ा रियलिटी चेक होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? चूंकि ज़ाहिर अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने केसेस लड़कर बाहर आएंगे, और आज जिस तरह से तहरीक इंसाफ के की तरफ से हामिद खान साहब का रवैया था अदालत के अंदर, बड़ा सख्त उन्होंने एतराज़ भी किया, बेंच के ऊपर भी, जजेस के ऊपर भी एक ठीक ठाक वहाँ पर तल्ख एक सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो बजाय नज़र आ रहा था, दिख रहा था कि वो अदम एतमाद कर रहे हैं इस जुडिशरी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो ज़ाहिर उनका एतमाद तो मज़ीद कमज़ोरी होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आपको लग रहा है कि ये खान साहब के लिए भी अब लंबे टाइम के लिए तहरीक इंसाफ को नज़र आ रहा है कि वो अंदर ही हैं, उनका बाहर आना अब जो है वो आसान नज़र नहीं आ रहा, तो फिर उन्हें बातचीत की तरफ ही आना या फिर एक हतमी तहरीक चलाना, ये दो ही ऑप्शन बचे तहरीक इंसाफ के पास? जी, दुरुस्त आपने कहा कि 2 ही ऑप्शंस हैं, लेकिन देखिए हम बहैसियत सहाफ़ी समर, हमारा ये काम नहीं है कि हम मशवरे दें सियासी जमातों को। जी, वो ऐसा ही है। उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट मुझसे, आपसे, हम सबसे ज़्यादा है, वो मैं समझता हूँ हम सबसे ज़्यादा सियाने हैं। लेकिन हम तो अपने सामने जो हकायक है उनको देख के एक या खबर दे सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं या उस पर तज्ज़िया जी दे हाँ, सकते हैं। ऐसा ही है। तो खबर ये है कि इमरान खान साहब को बाहर लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और खबर तो ये भी है कि जिस निज़ाम ने अपने लिए तैयारियां कर रखी हैं, वो तो बड़े तवील अरसे के लिए हैं। अब माज़ी में भी हमने ये तैयारियां देखी हैं, लेकिन क्या इस दफ़ा तैयारी ऐसी है जो कि वाक़ई हमें नज़र आती है कि बड़ी लंबे अरसे तक होगी? क्या हम एक बहुत लंबे अरसे तक इन्हीं चेहरों, इन्हीं शख्सियात के तहत ही निज़ाम पाकिस्तान को चलते हुए देखेंगे? और जो मुझे लग रहा है कि ये मामला जो जो मैं देख पाया हूँ, देखिए बहुत से लोगों को ये तकलीफ हो जाती है कि जब इस तरह की कोई खबर दी जाए, भई देखिए मैं या आप हो, हमारा काम है खबर देना। खबर या जो हमारे सामने नज़र आती है, खबर तो ये है कि तैयारी ऐसी है कि शायद ये मामला 2029 और उससे आगे भी ऐसा ही चलेगा। जी हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो जाती है, दुनिया उलट-पुलट हो जाती है, पाकिस्तान में खुदा ना ख़ास्ता कोई इतनी बड़ी तब्दीली आ जाती है, तो फिर उसका तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। ऐसा ही है। लेकिन आज का सच ये है, आज की खबर ये है कि इमरान खान साहब को फ़िलहाल बाहर निकालने का प्रोग्राम कोई नहीं है। हुकूमत अपनी ना सिर्फ़ मुद्दत पूरी करेगी, बल्कि और भी उनकी प्लानिंग्स बहुत हैं। जो 34 तक का प्लान एस्टेब्लिशमेंट जो है है वो जो है या वो और एस्टेब्लिशमेंट नजर भी आया अब तक। मार्का जो अभी हिंदुस्तान के खिलाफ जीता है जंग,
एक विक्टोरियस फौज है, एक हाई मोरल में फौज है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, आर्मी चीफ है, वो अपने टेन्योर के 3rd ईयर में हैं, पीक है, पावर कर रही है उनकी। और ज़ाहिर बात है, ना कोई उनके सामने चैलेंज है। तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई सियासी तो चैलेंज बनाया ही नहीं उनके सामने, और सिर्फ़ ट्विटर पर बैठकर गालियाँ दे देने से तो कोई रियासत मजबूर नहीं हो जाती कि वो सही आपसे है। बात करे। लिहाज़ा फ़िलहाल तो यकीन मानिए कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिसके नतीजे में खान साहब के लिए कोई रिलीफ़ हो। सही है। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अब आपको कितनी वल्नरेबल दिखाई दे रही है आज के फैसले के बाद? जाहिर है पहले वहाँ पे 58 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ ने डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अब इस फैसले से तो ये वाज़े हो गया है। इसकी इंटरप्रिटेशन तो बड़ी सिंपल यही है कि वो जो 93 के करीब उनके अरकान हैं केपी असम्बली के अंदर, वो सारे इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर हो गए। तो इंडिपेंडेंट्स के अंदर तो नकब लगाना ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो वैसे भी इनकी स्ट्रेंथ जो है वो 52 तक पहुँच चुकी है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा केपी की हुकूमत को बचाना तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होंगी हम्म। वहाँ पर भी, और शायद मैं अब आपको यही कह सकता हूँ कि शायद आपको वहाँ पर भी कोई तब्दीली नज़र आए। शायद उसकी तैयारी कर ली गई है, शायद उसका होमवर्क भी हो चुका है, और शायद महीनों नहीं, हफ्तों के अंदर आपको कोई तब्दीली नज़र आ जाए। अब वो एग्ज़ीक्यूट हो पाती है नहीं, लेकिन मैं आपको इतनी बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि बहुत कुछ तैयार किया हुआ है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत का अब तक अहम सहारा रही है, अब उस पर भी डिपेंडेंस हुकूमत की कम होती जा रही है। ज़ाहिर है अब 6-7 सीटों की दूरी है सादा अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून की, और उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ आज़ाद अरकान भी हैं जिन्होंने कुछ ने वोट किया था, कुछ वोट देने पर विलिंग थे 26वीं आईनी तरमीम के दौरान। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पे निज़ार चूँकि नून लीग का तकरीबन अब ना होने के बराबर रह गया है, कम अज़ कम जो है असम्बली के अंदर, जो है कौमी असम्बली के अंदर, तो ये चलेगा मामला पीपल्स पार्टी के साथ, उनके मजीद मामला चलेंगे, या उन पे जो इंतजार है हुकूमत जो है वो ख़त्म कर देगी अपना? नहीं, मेरा ख़्याल है ये मामलात तहरीके पीपल्स पार्टी के साथ तो अभी चलेंगे। मुझे उसमें कोई मेजर, हाँ, एक बड़ा अननेचुरल अलायंस है, एक-दूसरे को बुरा-भला कहते हैं प्राइवेट महफ़िलों में, और कोई इतनी एक-दूसरे के बारे में अच्छी गुफ्तगू जी नहीं हाँ। करते। लेकिन ये क्योंकि एक मजबूरी का इत्तेहाद है, और इस इत्तेहाद के ऊपर एक पहरा है। वो पहरा जब तक मौजूद रहेगा, और इसके गारंटर्स में से जनाब आसिफ ज़रदारी साहब हैं, वो इस निज़ाम के सिग्नेटरी हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी गुड रीज़न वो खामखा अपनी जमात के लिए मसाइल पैदा करें। वो चाहेंगे कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा रहें, जो जहाँ तक मैं इस पे तज़िया दे सकता हूँ। सही और है। वो ख्वाहिश रखते हैं, और एक बड़ी जायज़ ख्वाहिश है कि वो देखते हैं कि उनके साहबज़ादे जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक एक स्टैचर है, पेडिग्री है, सब कुछ है, ही चेक्स ऑल द बॉक्सेस। तो वो चाहेंगे कि उनके जो साहबज़ादे हैं, वो किसी अगले सेटअप के अंदर, सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो तो चाहेंगे कि उनके साहबज़ादे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। सही है। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने तज़किया मुलाहिज़ा किया मुनीर फारूक साहब का। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज सवात में एक बहुत ही अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हुआ जब सयाह दरिया सवात में आने वाले रेले की नज़र हो गई। ये वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गफलत थी, हम मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मुकाम सवात में आज एक अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ जब 18 सयाह दरियाए सवात की बेरहम मौजों के साथ साथ इंतजामिया की गफलत और लापरवाही का निशाना बन गए। तफसीलात के मुताबिक बाईपास रोड पर रेस्टोरेंट में नाश्ते के बाद 20 सयाह दरिया के दरमियान खुश जगह पर चले गए तो अचानक आने वाले पानी के रेले में घिर गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेले में डूबने वाले 18 अफराद में से 9 की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 3 को रेस्क्यू किया गया, जबकि दीगर की तलाश जारी है। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब ने 18 अफराद के सैलाबी रेले में बह जाने की तस्दीक की थी। मुतासरा खानदान के एक फर्द ने बताया कि उनके 2 बेटों समेत फैमिली के 8 बच्चे ताहाल लापता है, जबकि 2 खवातीन की लाशें मिल गई हैं। सयाह का कहना था कि वो सैर तफरी के लिए बच्चों के साथ आए थे, मगर उनका सब कुछ उजड़ गया। कमिश्नर सवात शहजाद महबूब के मुताबिक तगयानी के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर 70 से ज्यादा अफराद पानी में फंस गए थे, जिनमें से 60 को रेस्क्यू किया गया। आज के इस अफसोसनाक वाक़े और कीमती जानों के नुकसान पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आया सैलाब की पेशगी इतला के बावजूद सयाहों को दरियाए सवात के अंदर क्यों जाने दिया गया, और 2 घंटे तक सैलाबी रेले में फंसे रहने के बावजूद सयाहों को रेस्क्यू क्यों ना किया जा सका? आज की शो में इतना ही। इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज।